नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और आज हम एक नए फंड के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त बाजार में बात करना मुझे इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा हलचल वहीं पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। इस फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न पेश किए हैं अब तक, और जिस तरीके की इसकी होल्डिंग्स है, जिस तरह से इसमें स्ट्रेटजी रखी गई है, वो बेहतर रिटर्न पेश करने में सक्षम रही है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत हम करेंगे प्रतीक ओसवाल से, जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफ पैसिव फंड्स हैं। तो जब भी इस तरीके के बाजार में ज़बरदस्त रैली बनती है तो उसमें फिर लोग ढूंढते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें ये फंड आपकी मदद करता है, और वो भी माइक्रो कैप। सोचिए आप, मिड कैप से भी नीचे हम लोग गए और माइक्रो कैप का एक फंड आपके लिए ढूंढ के लाए। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और हम लोग बड़ा डिटेल में समझेंगे आपकी इस सफलता का राज क्या है और कैसे आपने इतने बेहतरीन रिटर्न मैनेज किए। लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट को समझते हैं कि ये जो इस वक्त जो मार्केट का एक चक्रव्यूह बना हुआ है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है? हो क्या रहा मार्केट में? एक दिन बहुत तेज़ गिरावट आ जाती है, फिर अगले दिन बहुत सारी बाइंग हो जाती है, फिर किसी पॉकेट में और बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। कैसे इस समय आप लोग मार्केट को रीड कर रहे हैं? नमस्ते नीरज जी, यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया चाहता हूँ। तो मार्केट बहुत ही आई थिंक बहुत सारे जो बुल मार्केट्स को तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये मार्केट में अभी दिख रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे दिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहते हैं और बहुत सारा वॉलिटिलिटी भी रहता है। सो आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़ गया है, और हमारे हिसाब से जो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बहुत आई थिंक इट्स गॉन वहाँ पे बहुत पार्टिसिपेशन आया, तो उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल रहा है। पर हमारे हिसाब से आई थिंक इंडिया का ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आई मीन हमारे हिसाब से लास्ट टाइम ये जो बुल मार्केट आया था 2018 में, वहाँ पे बहुत सारा वैल्यूएशन एक्सपेंशन था, बट आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स आ रहे हैं कंपनीज के वो बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। सो आई थिंक वैल्यूएशन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है इस साइकिल में। और दूसरा है, ये मार्केट की लिक्विडिटी भी बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे जो ग्लोबल मार्केट्स आई थिंक मोदी जी ने बहुत सारा अच्छा काम किया है। हमारा जो ये जो स्टॉक परसेप्शन है इंडिया का लास्ट 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है। बहुत सारे जो विदेशी निवेशकों को इंडिया का एलोकेशन अभी आए, तो हम देख रहे हैं कि जो मार्केट का सस्टेनेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, और हमारे हिसाब से आज से मतलब एक साल तक भी बहुत सारा स्ट्रेंथ आने वाला है मार्केट में। ओके प्रतीक, ये जो इस वक्त हम लोग मार्केट देख रहे हैं, एक सेकुलर बुल रन की रैली चली। आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म में मीडियम ट्रेंड देखें तो उसमें जितने साइलेंट फीचर्स होते हैं वो सब आपको इस समय अवेलेबल नजर आएंगे, लेकिन बीच बीच में मार्केट बहुत तगड़े झटके देता है। क्या ये मानना ठीक होगा कि कुछ समय के लिए या एक समय के लिए थोड़े रिस्क इसमें बनते जा रहे हैं, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं? हालांकि जैसे कुछ एक पॉकेट्स में रेलवे स्टॉक देखिए आप, चाहे जितना महंगा हो और उसके ऊपर चला जाता है, तो कई बार इन्वेस्टर को जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई हम कैसे उनको समझाएं कि ये क्या हो क्या रहा है। तो ये मुझे बताइए, क्या रिस्क भी दिख रहा है कहीं पे? सावधानी की ज़रूरत है? कैसे इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाँ जी, तो हमारे हिसाब से बहुत सारे जो सब कैटेगरीज है, जैसे डिफेंस, रेलवेज, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है लास्ट एक सालों में। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे, बिकॉज उसके 2 साल पहले मार्केट ने ज्यादा नहीं किया था, लेकिन आज की तारीख में ये जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही लार्ज है। सो मेरे हिसाब से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो ये सेक्टर्स को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा कॉशन रहना चाहिए कि वैल्यूएशन बहुत अभी थोड़ा एलिवेटेड है बहुत सारे जो सब सेक्टर्स में। मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स को अगर स्टॉक पिक करना हो तो अभी तक बहुत सारे जो सेक्टर है जहाँ पे वैल्यू है, बट मेरे हिसाब से ये जो बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत बढ़ाव आ गया है, उनको स्लाइटली कॉशन तक इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपकी बात सही है, वैल्यूएशन थोड़ा फ्रॉती हो गई है 3-4 सब सेक्टर में। ओके प्रतीक, तो ये तो बहुत ही मैं ये कहूँगा चैलेंजिंग टाइम तो आप लोगों के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने बीड़ा उठाया है माइक्रो कैप में, वहाँ तो हमेशा ही बहुत चैलेंज रहते होंगे, स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के, सेक्टर को, स्टोरीज़ को, थीम को। तो अब आपके फंड को समझते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा माइक्रो कैप फंड है, तो आप किस तरह की कंपनी चुनते हैं, किस साइज़ की कंपनी चुनते हैं? थोड़ा ब्रीफली हमें समझाइए कि इस फंड में कैसे सिलेक्शन होता है और किसको शामिल किया जाता है।
जी तो अगर आप हमारे एटलीस्ट मेरा ये जो वर्टिकल है मतलब उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मैं सिर्फ पैसिव फंड्स को देखता हूँ, तो बहुत सारे हमारे इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स जो हमने लॉन्च किए हैं, करीबन अभी 30-35 फंड हमारे हो गए हैं। उसमें से माइक्रो कैप भी एक नया सा इनोवेशन हमने किया था लास्ट ईयर। हम ऑल्सो इंडस्ट्री में फर्स्ट एएमसी थे जिन्होंने स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड लॉन्च किया था, और उसी इनोवेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमने देखा है कि माइक्रो कैप में भी बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया है मार्केट में। बट ये देखते हैं माइक्रो कैप होते हैं क्या। अगर आप देखते हो आज के जो इक्विटी मार्केट है उसमें से सबसे ज्यादा एक्शन होता है टॉप 500 कंपनियां में। और अगर टॉप 500 कंपनियां में देखते हो तो टॉप 100 होते हैं लार्ज कैप्स, उसके 150 कंपनियां होती है मिड कैप्स, और 250 से 500 होती है स्मॉल कैप्स। तो सारा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी आप देखते हो मार्केट में वो होता है टॉप 500 कंपनियां में। और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ये जो माइक्रो कैप सेगमेंट है जो 500 के बाद आते हैं उनके लिक्विडिटी बहुत ही बुरी थी। हिस्टोरिकली उनके साइज भी बहुत छोटे थे, बट हमने देखा है लास्ट 5 सालों में साइज एंड शेप बहुत बढ़ गई है। ये कंपनियां बहुत ही एस्टेब्लिश हो गई है, और आई थिंक बहुत सारी कंपनियां अभी के साइज भी बहुत बढ़ गए हैं। बहुत लोग को ऐसा सरप्राइज होता है कि एवरेज मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कंपनी की होती है 5,500 करोड़। तो आई थिंक लोगों दिमाग में होता है कि माइक्रो कैप होता है 500-600 करोड़ की कंपनी, बट एक्चुअली वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड हो गई है, और इस हिसाब से बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी आ गया है लास्ट 2-3 सालों में। तो हमने ये सोच समझकर हमने एक लॉन्च किया था ये फंड जो टॉप 250 कंपनियां में इन्वेस्ट करती है। ये एक्चुअली एक इंडेक्स फंड है, तो हमारा काम जस्ट होता है इंडेक्स को मिरर करने के लिए, इंडेक्स के मुताबिक रिटर्न देना है। तो हमारा एक कुछ स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं है, 250 कंपनियां की बास्केट है और उसमें हम निवेश करते हैं ये फंड के द्वारा। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप वो पूरी 250 अपनी इसमें रखें, या आपको लगता है नहीं 200 रखनी चाहिए, 150 रखनी चाहिए? कैसे ये कंस्टिट्यूट कैसे करता है? हाँ जी, तो ये है एक एनएससी का मतलब ये इंडेक्स का नाम ही टॉप 250 माइक्रो कैप फंड है। तो इंडेक्स के मुताबिक हम रेप्लिकेट करते हैं, और हमने देखा है कि ये सेगमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क बहुत ही ज्यादा रहती है। मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है सेगमेंट में, लेकिन स्टॉक पिकिंग के लिए ये सेगमेंट थोड़ा रिस्की है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स के वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहते हैं। और हमने देखा है कि ये तो 250 स्टॉक का बास्केट, ये जो स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो इन्वेस्टर को अगर एसआईपी लमसम करना हो तो उसके लिए सेगमेंट इन्वेस्टेबल हो जाता है। अगर हम सिर्फ टॉप 50 कंपनी या फिर टॉप 100 कंपनी में निवेश करते हो तो आई थिंक रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है ये मार्केट में। इसलिए आई थिंक 250 इज अ वेरी गुड बास्केट निवेश करने के लिए आई थिंक ये सेगमेंट में। ओके, अब इसमें ये तो समझ में आ गया, वेटेज कैसे बनाते हैं फिर? जो इंडेक्स ने बनाया सेम रेप्लिकेट करेंगे आप? हाँ जी, तो ये जो इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स के मुताबिक आपका ये जो मार्केट कैप वेटेड है उसके मुताबिक वेटेज होता है। तो जैसे आप निफ्टी में देखते हो कि सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है, वैसे ही माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में होता है। सो टॉप 250 कंपनियां में सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। लेकिन हमने देखा है कि लार्ज कैप के बाद मिड स्मॉल में वेटेज का ये जो स्टॉक स्पेसिफिक ये जो वेटेज है बहुत ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो कैप सेक्टर में टॉप जो होल्डिंग है हमारा उसमें मैक्सिमम वेटेज होती है 1.2-1.3%। तो वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो बहुत सारे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको मतलब ज्यादा रिस्क नहीं मिलता है अगर आप कोई एक या दो स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर उनका परफॉर्मेंस हो, तो आपको वो रिस्क आपका निगेट हो जाता है ये फंड में। तो प्रत्येक चूंकि इवनली स्प्रेड उसमें हो गया, वेटेज के हिसाब से हो गया, हमारे दर्शकों के समझ में आ गया कि माइक्रो कैप इंडेक्स फंड जो 250 है उसका मतलब क्या है। अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि ये इंडेक्स फंड है, आप उसको रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए इसका नाम पैसिव भी रख सकते हैं आप। अब इसमें सिस्टमिक रिस्क को हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत ही फ्रेजाइल सेक्टर कहें या बहुत वोलेटाइल कंपनीज होती हैं इसमें, तो आप लोग जो पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? ये कैसे आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि नहीं अब ये परफॉर्म करेगा ही? क्या आप मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देखते हैं फिर माइक्रो इंडेक्स को आप मैनेज करते हैं?
हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं, वो ये इन्वेस्टमेंट जो वो निवेश करते हैं, आई थिंक लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये सेगमेंट बहुत ही रिस्की है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इटसेल्फ बहुत रिस्की है, लेकिन माइक्रो कैप उससे भी ज्यादा रिस्की है। सो हम तीन रिस्क के बारे में बात करना चाहेंगे। एक पहला रिस्क है आपका रिस्क प्रोफाइल। बहुत सारे निवेशक है जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही कम है, बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है। तो उनके लिए ये फंड शायद अच्छा नहीं है, बिकॉज अभी तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तब आपको बहुत सारा ड्रॉडाउन और वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट मिलेगा। तो इसके हिसाब से जो भी निवेशक है जो ये फंड को देख रहा है, उनके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक उनको निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप चॉइस करते हैं कि आपको ये फंड में निवेश करना हो, तो मेरे हिसाब से ये फंड में ये सेगमेंट में तीन टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है वॉलेटिलिटी और ड्रॉडाउन रिस्क। हमने देखा है कि ये सेगमेंट में ड्रॉडाउन आपकी निफ्टी के मुताबिक बहुत ही ज्यादा रहता है। जब मार्केट टूटता है, जो हर मतलब 5 से 7 साल में होता है, तब ये सेगमेंट का जो ड्रॉडाउन है वो निफ्टी के से ज्यादा होता है, और निफ्टी से लंबा भी ज्यादा होता है। तो निफ्टी का क्या रिकवरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन माइक्रो कैप सेगमेंट में रिकवरी बहुत स्लो होता है। तो हमारे हिसाब से अगर आपको ये रिस्क मिटिगेट करना हो, तो फिर हमारे हिसाब से ये सबसे बेस्ट फंड है एसआईपी के लिए। एसआईपी में अगर आप टॉप ऑफ द मार्केट में आप इन्वेस्ट चालू करें एसआईपी में, आपका रिटर्न या फंड में बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप एसआईपी रिटर्न देखते हुए फंड में ऑन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो बहुत ही अच्छा। तो आई थिंक रिस्क मिटिगेशन ऑफ ड्रॉडाउन एंड वॉलेटिलिटी, अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा रिश्ता होता है लिक्विडिटी का। हमने देखा है कि ये जो सेगमेंट है उसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे फंड में भी अभी हमारा फंड करीबन होगा 700-800 करोड़ का साइज। लेकिन हमारे हिसाब से ये मार्केट की कंडीशन में अगर हमें आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 1300 या 1400 1400 करोड़ का जो साइज है, उसके ऊपर हम जा नहीं सकेंगे। तो हमें एक्चुअली फंड को शायद लमसम से बंद करना होगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो लिक्विडिटी रिस्क है, ये आपका म्यूचुअल फंड में आपका नहीं रहता है। हमने देखा है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, मतलब उस फल का इंडेक्स फंड में मैनेज करना, हमने आई थिंक इंडिया का सबसे फर्स्ट स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था 4 या 5 साल पहले, और तभी भी सेम रिस्क है, लेकिन हमने बहुत ही अच्छा काम किया है वो फंड में। आई थिंक लिक्विडिटी सेकंड रिस्क है, जो हमारा बहुत एक्सपीरियंस है और हमारे हिसाब से हम मिटिगेट कर सकते हैं। तीसरा है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। माइक्रो कैप में बहुत सारी कंपनियां होती है जहाँ पे उठाव चढ़ाव बहुत रहता है। कंपनी के वॉलिटिलिटी बहुत होता है, और बहुत सारे कंपनीज डिफॉल्ट भी होते हैं। तो उसका रिस्क एक्चुअली आप ये 250 कंपनियां का बास्केट खरीदते हो, तो आपका एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आपका निकल जाता है। अगर 250 कंपनियां में से 5 या 10 या 15 या 20 कंपनियां का जो वैल्यूएशन नहीं रहता है, या फिर उनका प्राइस जीरो भी होता है, आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस उसका उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो तीन रिस्क है ये प्रोफाइल में, तो आप ये तीन स्ट्रैटेजी करके कर सकते हो। ओके प्रतीक, एक छोटी सी और समझाइए मैं दर्शकों को। आपने कहा 1400-1500 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकते हम, वो क्या रेगुलेटरी इश्यूज है? हाँ, तो क्या होता है नीरज जी के ये फंड में जो मार्केट लिक्विडिटी है, आज की तारीख में एक्चुअली लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है। हमने लॉन्च किया था ये फंड जुलाई 2023 में, और तब से आई थिंक लिक्विडिटी डबल या 2.5 टाइम्स हो गई है। सो आई थिंक वो अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म में हमारे हिसाब से जब हम लॉन्च करते हैं फंड, हम 10 साल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट 5 या 10 साल में हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरम में हमें प्रॉब्लम पड़ सकता है कि अगर हमें रीबैलेंस करना हो, इंडेक्स फंड में हर 6 महीने रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो, और उसमें प्रतिशत आई थिंक 15 से 20% का ये फंड है, उसको रीबैलेंस करना होगा। तो अगर हमारा मतलब करीबन 1500 करोड़ का अगर हम AUM होता, तो हमें करीबन 200 से 300 करोड़ का रीबैलेंस करना हो, तो उसमें शायद हमें थोड़ा चैलेंजेस मिल सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से डिप्लॉयमेंट आज की तारीख में बहुत ही मतलब सिंपल है, बहुत लिक्विडिटी है। लेकिन अगर एक साइज के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और तभी जब भी होगा ऑब्वियसली हमारा काम है इन्वेस्टर का पैसा मैनेज करना, और उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे अगर ये फंड को लमसम की तरह ओपन रखना है कि नहीं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रतीक जी से ये समझेंगे कि इसके अंदर रिस्क मिटिगेट अगर करना है तो वो क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं मन फंड्स में। और आज हम बातचीत करें प्रतीक ओसवाल से, एक माइक्रो कैप फंड में निवेश करने के क्या फ़ायदे और क्या रिस्क हो सकते हैं, इसको समझ रहे हैं।
कि जो माइक्रो कैप का स्पेस है हमारे यहाँ, या उसमें स्मॉल कैप भी जोड़ लें हम लोग, स्मॉल से माइक्रो कैप का जो पूरा स्पेस है बहुत बूम कर रहा है इस समय इंडिया में, बहुत सारी नई नई थीम्स आ रही हैं। तो एज ए फंड मैनेजर आपको ये लगता है कि ये जो नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में लिस्टिंग हो चुकी है पिछले 2-3, हज़ारों तो नहीं सैकड़ों लिस्टिंग हो चुकी होंगी पिछले 2-3 सालों में, क्या ये स्पेस आपको बहुत राइजिंग प्रॉमिसिंग लगता है, या आपको लगता है कि नहीं इसमें चैलेंजेस अभी भी उतने ही है, अभी भी उस तरीके की कंपनीज नहीं आ रही जिस पे आप आगे जाके बहुत ट्रस्ट कर सकें? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से सेबी का ये जो डेफिनेशन है स्मॉल या माइक्रो कैप्स का, ये बहुत ही स्टैटिक है। इसका मतलब है 10 साल बाद भी स्मॉल कैप का वही होगा। और मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है स्मॉल कैप्स, ये लास्ट 4 या 5 साल में बहुत ही मतलब बहुत एडवांस हो गया है। मुझे याद है 2019 में जब हमने स्मॉल कैप फंड इंडेक्स फंड लॉन्च किया था, तब एवरेज स्मॉल कैप कंपनी इन इंडिया का साइज था करीबन 4,500 करोड़। आज वो हो गया करीबन 20,000 करोड़। तो जो रिस्क होता है 4,500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी और 20,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी बहुत ही अलग होती है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट मिड कैप की तरह बिहेव कर रही है 5 साल पहले। और अगर आप 10 या 15 साल के बाद देखोगे तो एवरेज स्मॉल कैप हो सकती है 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। सो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और आई थिंक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा स्मॉल और माइक्रो कैप्स में हो सकती है। लेकिन स्टॉक पिकिंग मतलब रिस्क भी सबसे ज्यादा हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो भी निवेशकों को ये सेगमेंट में आई थिंक निवेश करना हो, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए, और एसआईपी बहुत ही अच्छा माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए। हमने ये भी देखा है कि ये सेगमेंट में एनालिस्ट कवरेज बहुत ही कम है। इसका मतलब है एफिशिएंसी जो है स्मॉल कैप्स में बहुत ही आई थिंक इतना ज्यादा है नहीं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप सेगमेंट में हर जो स्टॉक होता है उसके करीबन 25 ऑन एवरेज 25 स्टॉक एनालिस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट होते हैं। माइक्रो कैप में ये 3 से कम है। इनफैक्ट हमारे जो 250 स्टॉक के बास्केट है उसमें से ऑलमोस्ट 40% की जो स्टॉक्स है उनके मतलब एनालिस्ट है ही नहीं। तो वैल्यू डिस्कवरी के लिए बहुत ही अच्छा सेगमेंट है अगर आप कर सको। सो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी बात है। थर्ड इज प्रोमोटर होल्डिंग। हमने देखा है कि हिस्ट्री में देखोगे इंडियन मार्केट या फिर यूएस मार्केट में जो भी कंपनियां हैं जहां पे विच इज लेड एंड मैनेज बाय फाउंडर्स, जो और उनके प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा होते हैं, उनका जो इक्विटी कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लार्ज कैप सेगमेंट में देखते हो आज, तो जो भी कंपनियां हैं जिसमें 70% ज्यादा प्रमोटर होती हैं वो सिर्फ 100 में से सिर्फ 4 कंपनियां हैं। आज माइक्रो कैप में ऑलमोस्ट 1/4 25% की कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज्यादा है। तो ये जो फाउंडर लेड कंपनीज है ये माइक्रो और स्मॉल कैप में ज्यादा होती है, और इसके हिसाब से तो ग्रोथ सेगमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। लास्ट इज ग्रोथ। हमने देखा है कि अगर इन्फोसिस को डबल होना हो तो द एफर्ट जो इन्फोसिस को चाहिए बहुत ही हाई रहता है। लेकिन अगर आप 5 या 6,000 करोड़ को अगर डबल होना है तो आई थिंक द एफर्ट रिक्वायर्ड थोड़ा सा कम रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है बहुत ही ज्यादा स्मॉल और माइक्रो। इसलिए आप देखते हो कि बहुत से जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो स्मॉल और माइक्रो कैप्स में रहता है, और इसलिए ये सेगमेंट का आई थिंक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक इवन वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अभी अगर आप मार्केट देखते हो तो यस थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस है ऑन द हायर साइड स्मॉल एंड मिड कैप्स के लिए। सो मेरे हिसाब से निवेशकों को यदि अच्छा स्टॉक पिकिंग करना चाहिए या फिर आई थिंक म्यूचुअल फंड द्वारा एसआईपी से आना चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा है वैल्यूएशन के लिए, लेकिन इसमें ड्रॉडाउन वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली अगर आप इश्क कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अभी बहुत अच्छे से प्रतीक ने समझाया कि इसमें प्रमोटर को लेकर के, बिजनेसेस को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन प्रतीक, किस तरीके के सेक्टर्स हैं या बिजनेस आइडियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं? तो जो ऑब्वियसली जो शुरू में आती है तो छोटी कंपनियाँ ही होती हैं, तो चूँकि अदर देन इस फंड के आप लोग नज़र बनाए रखते होंगे कि भाई ये सेक्टर बहुत बूमिंग हो रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए कंपनियां आने वाली हैं जिस पे भविष्य में नज़र रहेगी, और वो देर से देर उस इंडेक्स में आई जाएंगी जो आपके हिस्से में आएंगी। हाँ जी, सो आई थिंक डिजिटल का जो थीम है ये बहुत ही पावरफुल है, और हमारे हिसाब से ये सेगमेंट में बहुत सारे कंपनियां नेक्स्ट 5 या 6 सालों में आ रही। आई थिंक अगर आप यूएस देखते हो
तो और अगर आप 10 या 15 या 20 इयर्स को आप प्रिडिक्ट करते हो तो हर कंपनी को डिजिटल कंपनी होना होगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी जो टेक्नोलॉजी लेड कंपनी है, उनका आई थिंक फ्यूचर वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। उनका एबिलिटी टू मेंटेन कस्टमर प्रोफाइल, बिकॉज हम जो कस्टमर है वो भी हमें भी आई थिंक डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्ट करना है, खरीदना है, बेचना है। हमारा भी जो ब्रोकिंग कंपनी है, अभी बहुत सारा जो हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज होते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो डिजिटल का थीम है, बहुत पावरफुल थीम है। और हमने देखा है कि ये थीम थोड़ा अभी नया है, 3 या 4 साल है, बट नेक्स्ट 10 या 15 सालों में ये थीम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और बहुत सारे हमारे जो वेंचर कैपिटल बैक कंपनीज भी है उनका भी लिस्टिंग होगा। अगर आप यूएस भी देखते हो, मोस्ट ऑफ द आईपीओस टेक कंपनीज के होते हैं लास्ट 3 या 4 सालों में। और आई थिंक इंडिया में वो ट्रेंड अभी तो नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट आई थिंक मे बी 3 to 5 years में आप वो ट्रेंड देखोगे। तो ये बहुत ही सॉर्ट ऑफ बड़ा थीम है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग थीम भी बहुत ही बड़ा है। आई थिंक मेक इन इंडिया अभी हम देख रहे हैं द इंटरेस्ट जो आ रहा है इंडिया में। बहुत सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को जो चाइना से डी रिस्क करना हो, हमें पता नहीं था कि इंडिया कभी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, लेकिन आज कर रहा है। तो आई थिंक इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से आई थिंक वो भी बहुत ही बड़ा थीम है जो बन सकता है $multi-billion थीम नेक्स्ट 5 या 10 साल। सो आई थिंक बहुत सारे जो नीश मार्केट्स है, जैसे डिफेंस, जैसे रियल एस्टेट, जो बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे थे, आई थिंक हम बहुत ही ट्रैक्शन देख रही है इंडस्ट्रीज में। करेक्ट। तो ये कुछ थीम्स हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आएंगी और ये इंडिया की थीम होगी। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे समझाने के लिए कि अगर आप माइक्रो कैप स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप फंड के थ्रू जाएं और एसआईपी के थ्रू जाएं, जिससे आपकी कॉस्टिंग नीचे रहेगी और आपका रिस्क आपका फंड मैनेजर मैनेज करेगा। इसीलिए हमने प्रतीक जी से आज बातचीत की। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।